दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। राहुल गांधी की अगुवाई वाली जो वोटर अधिकार यात्रा है, उसका समापन आज हुआ। एक बहुत बड़ा मार्च निकला और उस ऐतिहासिक गांधी मैदान से, जहां बिहार में बदलाव की या बिहार में बदलाव के विरोध की जो भी आवाज कहिए, हर आवाज उठती है। हर धारा का व्यक्ति उसको अपना समझता है, प्रस्थान बिंदु समझता है कि यहीं से सब कुछ हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक से एक रैलियां देखी हैं, खासकर उस दौर में जब मैं नवभारत टाइम्स के साथ जुड़ा था और बिहार संस्करण में उस काम करता था। तो उसी गांधी मैदान से राहुल गांधी की आज रैली निकली, मार्च निकला। वो चाहते थे वहां पर जनसभा, लेकिन शायद सरकार या प्रशासन ने उचित नहीं समझा, शायद परमिशन नहीं मिली, जैसा कि रिपोर्ट किया जा रहा था। आज मैं देख रहा था जो ऑफिशियल बहुत सारे लोग हैं कांग्रेस या महागठबंधन के, वो लोग भी इस तरह की बात कह रहे थे। बहरहाल सच्चाई जो भी हो, उनका मार्च काफी बड़ा था, इसमें कोई दो राय नहीं। हिस्सेदारी जबरदस्त देखी पर्दे पर। मैं ज्यादातर यूट्यूबर्स को देख रहा था जो बहुत प्रामाणिक माने जाते हैं कुछ, और स्वतंत्र पत्रकार हैं उनके यूट्यूब पर। टेलीविजन तो नहीं देखा मैंने, लेकिन हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जो दिल्ली से गए हैं वहां वहां उन्होंने ठीक से देखा। और मैं बात कर रहा हूं शीतल पी सिंह की, जिनको आप हमारे चैनल पर अक्सर देखते हैं, दूसरे और चैनलों पर भी देखते हैं। हम शीतल पी सिंह से बात करेंगे कि आखिर राहुल गांधी की जो रैली थी आज, या रैली कहें या मार्च कहें, इसका क्या इम्पैक्ट दिखाई देता है वहां की सियासत पर, चुनाव से पहले के परिदृश्य पर। और क्या ये जो महागठबंधन की रैली या यात्रा या मार्च, जो भी आप कह लीजिए, जो इतना बड़ा मोबिलाइजेशन हुआ है इतने दिनों में, जिसमें तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी और तमाम स्ट्रीम्स जो है, तमाम धाराएं जुड़ी रही, क्या इन्होंने सब कुछ बदल दिया है या सिर्फ अभी माहौल बदला है और बहुत सारी चुनौतियां बाकी हैं। शीतल पी सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप गाड़ी में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा धुंधलापन भी है, लेकिन हमारे दर्शक और श्रोता, जैसा मैं पहले बता भी चुका हूं कि वो बिहार में है और इसी यात्रा को देखने के लिए, समझने के लिए मार्च को वो गए हैं। तो शीतल जी, आपका पहला इंप्रेशन क्या है? आपने क्या देखा और क्या आपको लगा? देखिए, ये इस यात्रा से पहले बिहार से जो खबरें आ रही थी और चारों तरफ जो वातावरण नजर आ रहा था, वहां से फोन करने पर भी यही हो रहा था कि एक नए बिंदु की चर्चा बहुत हो रही थी। वो थे प्रशांत किशोर। पिछले कुछ महीनों से उन्होंने अपने कार्यक्रमों के जरिए और प्रचार पर बहुत ही काबिल नियंत्रण के जरिए, जिसमें बहुत धन वगैरह लगा होगा निश्चित तौर पर, उनके संपर्क वगैरह भी रहे हैं, चूंकि वो बहुत से ऐसे चुनावों के संचालन में भूमिका निभाते रहे हैं जिनमें बहुत बड़े स्टेक्स रहे हैं मुख्यमंत्रियों के और अन्य लोगों के। इसलिए उनके संपर्क हैं इस तरह से मीडिया में और अन्य जगहों पर ऊपरी एकलॉन में, चूंकि वो बहुत बड़े बड़े बजट से वो काम करते रहे हैं। तो वो एकाएक धूमकेतु की तरह बिहार में उन्होंने एक प्लान करके अभियान लिया। ये लगभग वैसा ही अभियान था जैसा एक समय में केजरीवाल ने दिल्ली में किया था, जब यूपीए 2 की सरकार थी, चर्चा थी। राहुल गांधी की इस यात्रा ने काफी हद तक उस चर्चा पर विराम लगा दिया है। और आज के बाद ये अभी ये नजर आ रहा है फिलहाल, अब आने वाले दिनों में कैसे अनफोल्ड होगा पता नहीं, कि लड़ाई बाईपोलर है और प्रशांत किशोर जी के लिए बहुत उम्मीद अब कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इनके इस अभियान से वो चर्चा जो है धूमिल हो गई और ये चर्चा उसकी जगह में आके भर गई। अब चूंकि राहुल गांधी और स्वयं इस समय अच्छी लोकप्रियता उनकी है देश भर में, और उनके साथ तेजस्वी यादव, जिनकी पार्टी यहाँ पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी थी। ये सही है कि बीजेपी उससे बड़ी हो सकती थी अगर उतनी सीटें ही लड़ती जितनी राजद ने लड़ी थी। तो बीजेपी यहाँ की मेरे हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी है,
लेकिन राजद भी बहुत बड़ी पार्टी है और मतलब हर जगह उसकी उपस्थिति है और वह उनकी सरकारें रही हैं यहाँ लंबे समय तक रही हैं। लालू यादव जैसे टावरिंग पर्सन जिनको बिहार में बहुत तरह से उनके प्रशंसक या आलोचक सभी उनका जिक्र किए बिना बिहार में कुछ होता नहीं है, तो वो अभी है और वो सब मिलजुल के जो एक उन्होंने इस यात्रा के जरिए आप ये कह सकते हैं कि एक नया भरोसा पैदा कर दिया कि क्या तेजस्वी प्रधान मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। हालांकि तेजस्वी ने अपना नाम खुद उछाला बार बार, राहुल गांधी ने उनका नाम नहीं उछाला। ये शिकायत तेजस्वी के कई समर्थकों ने मुझसे भी व्यक्त की और शायद ये कुछ है कहीं हिच किसी लेवल पर, अब क्यों है वो टेक्निकल हो सकती है, कुछ और चीज हो सकती है, लेकिन एनीवे ये सब हुआ और कुल मिला जुला के अभी स्थिति ये है इस सब से कि जो लोग कांग्रेस के तो खैर संगठन और अन्य चीजों में जंग लगा हुआ है सारे देश में, तो बिहार में भी जो थी वो कोई उसमें कोई बहुत वो चीज नहीं थी। तेजस्वी की पार्टी में लोग थे लेकिन वो ये देख रहे थे कि उनकी ओर से कोई ऐसी हलचल नहीं हो रही है और वो पीके के इस अभियान से उम्मीद कर रहे थे कि उनकी पार्टी भी कुछ करती हुई उनको नजर आएगी। तो ये जो अभियान हुआ इसमें वो लोग सब उठ के बाहर आ गए, क्योंकि एक यहाँ सामुदायिक आधार पर विभाजन बहुत साफ है, जातियों के आधार पर विभाजन बहुत साफ है, आर्थिक आधार पर भी विभाजन बहुत हद तक बहुत जगहों पर साफ है। तो इस वजह से ये जो अभियान इनका निकला उसमें उस पूरे हिस्से को जो ये उम्मीद कर रहा था कि हमारे लोग कुछ हलचल करते हुए सामने आए तो वो भी सड़क पे आ जाए, वो बड़े उत्साह से सामने आ गए। अब देखना होगा आज के बाद, आज तक ये इसको एक सफल आप कह सकते हैं कि इन्होंने सफलतापूर्वक एक अध्याय पूरा किया जिसमें अब ये इन्होंने इस इलेक्शन को सीधे सीधे बाइपोलर कर लिया है। लेकिन क्या अगले 15-20 दिनों के लिए इनके पास कोई कार्यक्रम है? अगले 20 दिनों में बिहार में इंडिया गठजोड़ क्या करेगा? अभी राहुल गांधी के भाषण से या अन्य लोगों के भाषण से ये साफ नहीं हुआ। राहुल गांधी के भाषण से ये साफ हुआ कि वो कुछ और एक भंडाफोड़ करने वाले हैं। जैसा उन्होंने कहा कि अभी आपने एटम बम देखा है, वो आपको हाइड्रोजन बम दिखाएंगे बहुत जल्दी ही। तो यानी वो कुछ कर रहे होंगे लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पर चूंकि करते हैं और उनका फलक भी राष्ट्रीय है। बिहार में तो जो कुछ करना होगा, क्योंकि उसकी लीडरशिप कहे या अनकहे राजद के पास है और राजद की ओर से तेजस्वी यादव के पास है, तो इनकी ओर से जब तक कोई प्रोग्राम नहीं आता और दूसरी ओर पीके जो है जो इन 15-20 दिनों में नेपथ्य में चले गए हैं लेकिन वो लगातार फील्ड में है और लगातार मेहनत कर रहे हैं और लगातार अपना जो प्रचार अभियान है उसमें लगे हुए हैं, तो अगर आने वाले 20 दिनों में राजद और इंडिया ग्रुप की ओर से कोई फिर दूसरी बड़ी चीज या इनके मूवमेंट्स नहीं आते तो फिर से उस जगह में सेंधमारी पीके करते हुए मिल सकते हैं। एक तो ये चीज है। दूसरे है कि इस सब का जनता के विभिन्न हिस्सों में किस तरह का क्या रिएक्शन है। तो जैसा मैंने कहा कि सामुदायिक, जाति, क्षेत्र और कई तरह के जो विभाजन है यहाँ बिहार के समाज में, उससे जो लोग जहां थे उनमें से ज्यादातर वहां मिले अभी तक। ये हम लोग वहां से समझ रहे थे कि चूंकि नीतीश कुमार जी के बारे में विभिन्न सर्वेक्षणों में आ रहा था कि वो अलोकप्रिय है, समय उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें थी। उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार तमाम वीडियोज आते रहते हैं, तमाम फोटोज आते रहते हैं, तमाम खबरें आती रहती हैं कि उनको तकलीफ है, परेशानी में है और कंट्रोल नहीं है उनका बहुत सारी चीजों पर। लेकिन उनके जो समर्थक समूह है समाज में, मैं कह सकता हूँ 3 दिनों में मुझे उनमें से ऐसा नहीं लगा कि कोई मतलब डोमिनेंट हिस्सा उससे अलग हुआ हो। उनमें वो उपस्थित है, जैसे रहे होंगे वैसी उपस्थिति उनकी मिली उन जगहों पर। ये सही है कि जो लोग राजद के साथ हैं या आज इंडिया गठबंधन के साथ हैं उनमें जोश बहुत है, उनको लग रहा है उनकी सरकार आने वाली है। लेकिन उनसे बहुत पूछने पर और बहुत उनको टटोलने पर वो ये नहीं बता पाते कि उनके पास नए संवर्ग कौन जुड़ रहे हैं और जिसकी वजह से उनके चुनाव अभियान में कोई फर्क आ जाएगा। क्योंकि यहाँ एक दूसरा फर्क आया है। पिछले चुनाव में एक सोशल ग्रुप जिसकी कोई एक ठीक ठाक हिस्सेदारी लेकिन बहुत बड़ी नहीं, जो पासवान साहब की पार्टी का है, वो पिछले बार अलग से लड़ा था
और कहा जाता है कि उसका बीजेपी ने प्रयोग किया था नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है उसकी संख्या कम रखने, उसे कमजोर करने में। उसके आंकड़े भी हैं, उसके तथ्य बहुत है, उसमें बहुत सारे डिटेल आ चुके हैं, मैं बहुत उसके विवरण में नहीं जाऊंगा। इस समय स्थिति यह है कि वो एनडीए में साफ साफ है, इन लोगों में लगभग सीटों का बंटवारा पूरी तरह से हो चुका है। सरकार जिस तरह के फैसले करके हालिया राज्यों के चुनावों में सफलता प्राप्त करती रही है, वैसा एक फैसला पटना में भी हो चुका है, जिसमें हर परिवार की एक स्त्री को रोजगार शुरू करने के लिए सितंबर महीने में 10,000 रुपए पहुंच जाएंगे उनके पास। अगर यहाँ के सारे परिवारों के पास 10,000 रुपए पहुंचते हैं सितंबर में ही, और उसके बाद चुनाव अनाउंस होता है, तो देखिए बिहार एक गरीब राज्य है, बहुत इसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज से भी कई जगह से नीचे है। बहुत बड़ी आबादी बहुत कठिनाइयों में है, वो यहाँ से निकल के बाहर मजदूरी करके अपने परिवारों को मनी ऑर्डर इकोनॉमी से चलाती है। प्राकृतिक आपदा यहाँ बहुत है, बाढ़ हर साल आती है और एक बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करती है। हर साल लोग उससे प्रभावित रहते हैं। भ्रष्टाचार वगैरह के जो भी पुराने वो प्रतिमान हैं, उनमें कोई अंतर नहीं आया है, बल्कि अब तो लोग कुछ और ज्यादा कहने लगे हैं। तो ये सारी चीजें मिलजुल के जो सीन पैदा करती है, उसमें गुंजाइश है विपक्ष को, लेकिन जो एनडीए का अपना कुनबा है, अगर वो एक रहता है और उसके पास जो प्रशासनिक सुविधा है, जैसे आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, अगर वो सच मान लिया जाए, जैसे कल मेरी दीपंकर भट्टाचार्य से बात हो रही थी, जो भी एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूएंट है इंडिया गठबंधन के यहाँ, तो वो कह रहे थे कि वो इस पूरी प्रणाली एसआईआर पे काम वो लोग चूंकि सीरियसली कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी का उस तरह से पूरे राज्यव्यापी सांगठनिक उनके पास क्षमता नहीं है जितनी है। उस हिसाब से उन्होंने बताया कि कैसे बीएलए नियुक्त करने में, उनको आधिकारिक बीएलए बनवाने में, शिकायतें दर्ज कराने में, किस किस स्तर पर, जबकि उन्होंने बहुत एक छोटे हिस्से का प्रतिनिधित्व किया, उनको कितनी समस्याएं आई। उन्होंने बताया कि कैसे नए वोटर डाल नई वोटर एप्लीकेशन इस बीच जो चर्चा में ही नहीं है, वो 15 लाख के आसपास ऑलरेडी आ चुकी है, और उनको लग रहा है कि सितंबर महीने में वो 25 लाख क्रॉस कर जाएंगे। उनको ये शंका है कि हर विधानसभा में करीब 10,000 से 20,000 तक वोट इस तरह के नए बढ़ चुके होंगे, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि उनको ये विश्वास नहीं है कि राजद या कांग्रेस के संगठन नीचे के स्तर पर इस सब की स्क्रूटनी करने में सफल है, या वो इसमें से रोक पाएंगे चीजों को, या चैलेंज कर पाएंगे, या अपने उनके सारे बीएलएस जो है वो उसी जिम्मेदारी से काम करते हुए मिलेंगे जैसी इस समय की डिमांड है। ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ इस सब हल्ले गुल्ले के नीचे से अराइज हो रहे हैं, जो जिम्मेदार क्वार्टर्स को जिसकी चिंता है। तो अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है, सरकार उनके पास है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, चुनाव आयोग के बारे में जो शंकाएं हैं वो बहुत विकराल हैं, बड़ी हैं, और ये माना जा रहा है कि उसमें गड़बड़ हो रही है। फिर उनको ये था, उन्होंने अपना बताया, और बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने कल की, उसमें उन्होंने भी बताया। कांग्रेस ने हालांकि दावा यह किया कि करीब उसने 80 या 90 लाख शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन और उसके कथित रसीदें वगैरह भी दिखाई, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी ये कह रहे थे कि उनके बीएलएस की शिकायत बीएलओज ने एक्सेप्ट नहीं की, और झूठी खबरें मीडिया में चलवाते रहे कि कोई शिकायत नहीं कर रहा है, कोई आया नहीं, कोई ये नहीं हुआ। तो कुल मिला जुला के अभी जो स्थितियां हैं वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, और उसमें सिर्फ इतना, ये इससे आज ये जो कुछ हुआ है इससे हमारे सामने ये आया है कि ये लोग इलेक्शंस को बाइपोलर करने में, अपने अस्तित्व को साबित करने में, और अपनी बातों को एनर्जाइज करने में तो इस अभियान से सफल हुए हैं। इससे आगे कुछ सोचना अभी शायद वो वक्त अभी नहीं है, उसके लिए हमें अगले 15-20 दिनों में इनकी कारगुजारियों को देखना होगा। जी, आपने अपने अनुभव की रोशनी में और अपना जो असेसमेंट है उसकी रोशनी में जो बात कही है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण कुछ पहलू उभर कर आए हैं। खासकर चुनाव की प्रणाली को लेकर, चुनाव में जो जिस तरह से प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग या प्रयोग हो रहा है, चुनाव आयोग जिस तरह के काम कर रहा है, उस पर बहुत महत्वपूर्ण आपने टिप्पणी की है। मैं प्रशांत किशोर के मामले पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे शुरू से लग रहा है कि ये चुनाव हर चुनाव की तरह बाइपोलर होगा। बाइपोलर था, बाइपोलर है, बाइपोलर ही रहेगा। वो उसमें कोई दुविधा मुझे कम से कम नहीं दिखाई दे रही है। बिहार के एक एक सामान्य
ढंग से चीज़ों को समझने वाले पत्रकार के रूप में, हालाँकि मैंने विज़िट नहीं किया है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि जो आपने चुनावी मशीनरी पर बात कही, एक बहुत गंभीर चुनौती है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो चुनौती है जिसमें कि सीपीआईएमएल छोटी शक्ति होने के बावजूद, चूँकि उनका आधार जिन-जिन क्षेत्रों में है बहुत सघन है, बहुत गहरा उनका काम है। आरजेडी के मुकाबले या इवन कांग्रेस के मुकाबले। कांग्रेस और आरजेडी का मुकाबला बहुत, अरे उनका क्षेत्र बहुत व्यापक है, पूरे प्रदेश में है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या ये पूरे प्रदेश में जहां उनका आधार है आरजेडी और कांग्रेस का, क्या वो सीपीआईएमएल के सीमित आधार में जो सघन ढंग से वो काम कर रहे हैं, बहुत ही गहरे ढंग से वो काम कर रहे हैं, क्या इनमें ये संभावना आपको नजर आ रही है राहुल गांधी की इस यात्रा से? क्या इनके कार्डर्स, इनके इनके जो कार्यकर्ता, इनके नेता इंस्पायर हुए हैं कि हम उस तरह का काम करें हर जगह? देखिए, मैं जहाँ गया 2-3 जगह तो मैं गया ही, और वहाँ हम लोग इस तरह के सैंपल लिए जिससे पता लगता है कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। आप अचरज करेंगे कि अ, हम दिल्ली से ये समझ रहे थे कि एनडीए जो है थोड़ा-सा निराश है, उसमें स्वास्थ्य की वजह से नीतीश कुमार उस तरह से सक्रिय नहीं है, और ये लगता था कि बीजेपी, चूँकि बीजेपी के बारे में जो खबरें आती रहती हैं कि वो जेडीयू को निगल जाना चाहती है इस परिस्थिति में, जब नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब है और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। पिछली बार भी उसने पासवान साहब की पार्टी को लगा के इस काम को एक लेवल पे अंजाम दिया था, इस बार पूरा करने वाली है। लेकिन यहाँ पहुंचने पे पता लगा कि वो सब चीजें, उनमें बहुत जान नहीं थी उन बातों में। यहाँ पता लगा कि सबसे ज्यादा सीटें नीतीश कुमार जी की पार्टी लड़ रही है, बीजेपी इसके लिए तैयार हो गई है। दूसरे, पासवान साहब की वाली समस्या अब इस बार नहीं है, और किसी और की भी समस्या एनडीए में उस तरह से नहीं है। और ये पता लगा कि यहां तक कि जदयू पार्टी, बीजेपी को हम जानते हैं, आरएसएस को हम जानते हैं, कैसे वो बहुत माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, क्योंकि उनके पास साधन संपन्नता विकराल स्तर पर है, सांगठनिक क्षमता उनकी प्रूवन है, सवर्ण जातियों में उनका घनत्व और उपस्थिति बहुत जबरदस्त है, इसका लाभ मिलता ही है। और बिहार जैसे राज्यों में तो चूंकि चीजों पर एकदम कब्जा है दूसरे सेक्शन का, तो इसका बिल्कुल लाभ उनको मिलता है। ये सब चीजें तो हम जानते थे, लेकिन हमें यहाँ पता लगा कि जदयू के कार्यकर्ता, जेडीयू पार्टी के कार्यकर्ता भी, और ऐसे प्रत्याशी भी जो अपनी सीट पिछली बार नहीं जीत पाए थे, वो अपने क्षेत्रों में सक्रियता से मौजूद हैं, लोगों तक उनकी अपनी बात ले जा रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, खदेड़े जाने का रिस्क लेके भी, क्योंकि ऐसी खबरें लगातार आती रहती हैं, फलाना मंत्री को खदेड़ दिया गया, फलाना विधायक को घुसने नहीं दिया गया। लेकिन रियलिटी में यह है कि वो लोगों के बीच जा रहे हैं, तो वो खदेड़े भी जा रहे हैं और नहीं भी खदेड़े जा रहे हैं, दोनों चीजें हो रही हैं। लेकिन इधर इनकी तरफ से मुझे कई जगह मैं कह सकता हूं कि कोई नहीं मिला कि वो जिसने, सिर्फ एमएल के लोगों को छोड़ के, जो आरा में हम लोग थोड़ा सा निकल के घूमे थे, वहां हर जगह हमें एमएल की बात सुनाई पड़ी। लेकिन माले जैसे हिंदी में कहते हैं, लेकिन इस तरह की बात उन क्षेत्रों में कहीं नहीं सुनाई पड़ी जो आरजेडी या कांग्रेस के प्रभाव के क्षेत्र हैं, बल्कि खराब बातें ही सुनाई पड़ी। तो ये चीज है कि इसमें कोई शक नहीं कि एक बज़ पैदा करने में ये वाली यात्रा सफल रही है, लेकिन इसको धरती पे उतारने का जो माइक्रो लेवल का काम होता है, जो संगठन किया करते हैं, जो रणनीतिक लोग करते हैं, जिसके लिए टीम्स होती है, जिसके लिए मॉनिटरिंग होती है, कहीं कुछ समझ में नहीं आया भाई। मुझे तो नहीं मिला। मैं, देखिए, अभी 3 दिन में मैं किसी राज्य के बारे में बहुत आधिकारिक कह दूं, ये कोई बात नहीं हुई। हो सकता है कि मैं जहां गया वहां वो वही पॉइंट रहे हो जहां वो कमजोर हो, और बहुत सारे पॉइंट्स पे वो काम कर रहे हो। अब कांग्रेस ने दावा किया है कि उसने 80 लाख कंप्लेंट्स की हैं, 90 लाख की हैं, तो की होंगी तो कोई ना कोई उसमें लोग लगे होंगे, तभी तो ये कंप्लेंट जनरेट हुई होंगी और बातें हुई होंगी। तो उतनी सब जगह मैं नहीं गया हूं, इसलिए मैं उसको स्वीकार सकता हूं। लेकिन ये जो मुझे मिला, मैं वो आपके सामने जैसे का तैसा जी। व्यक्त कर रहा हूँ, उसके आधार पर अपने आप दर्शक और यहाँ के लोग अपना आकलन कर सकते हैं। नहीं, इसमें जो आपका ऑब्जर्वेशन है, इसमें मैं समझता हूँ काफ़ी इसमें प्रामाणिकता इसकी है। क्योंकि आम तौर पे माना जाता है कि आरजेडी अ, के समर्थक तो बहुत हैं। गाँव में, प्रखंडों में, जिलों में, हर जगह आप पाएँगे और बड़ा आधार है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस आधार को ऑर्गनाइज़ करने की जो क्षमता है, वो आरजेडी की बीजेपी के मुकाबले कम है।
जेडीयू के मुकाबले भी कम है, इसको मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन यह बहुत संभव है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है आपकी बात सुनकर, कि हो सकता है कि बीजेपी जेडीयू दोनों चूंकि साथ लड़ रहे हैं, दोनों का भाग्य एक दूसरे से गुंथा हुआ है, तो जेडीयू का काम हो सकता है कि बीजेपी या बीजेपी के परिदृश्य में रहकर काम करने वाली शक्तियां कर रही हो, यानी जेडीयू का काम भी एक तरह से संघ परिवार और बीजेपी के लोग कोऑपरेट कर रहे हो, कोऑर्डिनेट कर रहे हो, और उससे उनके आधार को सुगठित करने में जेडीयू को फायदा हो रहा हो, यह बात संभव है। अब मैं आपसे जो पूछना चाहता हूं, एक सवाल जो बार बार सुना जा रहा है कि, और आपने भी कहा, भी आपने जो कहा उसका मतलब भी मैंने यही निकाला है कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के जनाधार पर, जो मुझे समझ में आया जो आप कह रहे हैं, कहना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा इरोजन नहीं है जो आमतौर पे कांग्रेस या आरजेडी के लोग दावा करते रहे हैं हाल के दिनों में। इरोजन इतना बड़ा नहीं है, तो अगर इरोजन नहीं है, इसका मतलब एक ही हो सकता है, और वो ये है कि अपर कास्ट न तो इधर आ रहा है आरजेडी या कांग्रेस की तरफ, महागठबंधन की तरफ, और न तो अति पिछड़ा वर्ग जो बहुत क्रूशियल है बिहार की पॉलिटिक्स में, खासकर चुनावी पॉलिटिक्स में। अति पिछड़ा मतलब ईबीसी, उसकी जो संख्या है बिहार में वो बीसी से ज्यादा है। बैकवर्ड कम्युनिटी में दो खंड हैं, एक जो है ओबीसी या बैकवर्ड क्लास कहलाता है, जो 27.12% है बिहार में, 27.12%, ये जातिवार जनगणना नीतीश कुमार की सरकार के आंकड़े के मुताबिक। लेकिन अति पिछड़ा वर्ग जो ईबीसी कहलाता है वो 36.01% है। ये दिस इज द गवर्नमेंट एथेंटिक डाटा। तो अगर इसमें 20% भी नीतीश कुमार की पार्टी के साथ हो, 2-3% मान लीजिए बीजेपी के साथ हो, और इनमें इरोजन अगर नहीं है शीतल जी, तो क्या आरजेडी ने बीते 5 सालों में या कांग्रेस ने बीते 5 सालों में इन इलाकों में, इन हलकों में, इन समुदायों में क्या काम नहीं किया है, या सिर्फ सीपीआईएम ने थोड़े बहुत अपने अपने क्षेत्रों में काम किया है? मैं इस असलियत के बारे में, इस सूरत हाल के बारे में आपकी जानकारी चाहता हूं कि आपके पास क्या जानकारी है? भाई मैंने जो पूछा, अभी मैं एक सज्जन से और मिलने जा रहा हूँ, लेकिन रात में मैं सुधाकर सिंह साहब के साथ था और बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ जो यहाँ संगठन वगैरह को जानते हैं, उनसे सबसे मैंने पूछा पाछा। तो जो मुझे उसमें मिला, उसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं मिली जिसको उल्लेखनीय मैं कहूं और उसका जिक्र करूं। बहुत ऐसी चलती हुई ही बातें थी, और आप ये कह सकते हैं कि उनके जवाब संतुष्ट नहीं कर रहे थे आपके सवालों। ये मैं कह सकता हूँ, ये आरजेडी में भी हुआ, वहां भी हुआ। शिकायतें बहुत थी, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हम लोग अगर कोई बात कह देंगे तो शायद उन जगहों पे उसको देखते रहते हैं लोग या सुनते रहते हैं, तो शायद उसमें कुछ सुधार हो सके। ये चीज ज्यादा थी, बजाय इसके कि ये बताते कि वो किस तरह से चीजों को नीचे कर रहे हैं और उसमें कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। ये एक बड़ा फर्क था, ये भी एक फर्क है। और दूसरी तरफ की सूचनाएं, देखिए, इधर जहां जहां बीजेपी आजकल चुनाव लड़ती है, उन्होंने हार जीत अपनी जगह है, लेकिन वो चुनाव लड़ने के आजकल आधुनिक सारे तौर तरीकों को बहुत बेहतर इस्तेमाल करते हैं। वो जैसे बहुत सारी सर्वे एजेंसियां, वो कई किस्म की कॉन्ट्राडिक्टरी एक दूसरे से करने वालियों को लगाते हैं, मीडिया वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और प्रशासनिक इस्तेमाल जो सबसे प्रभावशाली होता है, उनको कोई उसमें हिचक नहीं है, वो सब करते हैं। और सवर्ण जातियों के उनके समर्थक होने की वजह से बहुत सारा काम उनका अपने आप हो जाता है स्वाभाविक तौर पर। लोग जैसे बहुत सारे बीएलओज जो हैं, जिस समाज से आते हैं, उनमें वो कुटिलता होती है कि वो बहुत सारे कमजोर तबके लोग को काट देते हैं, अल्पसंख्यक को काट देते हैं। ये चीज दूसरे लोग उस तरह से संगठित तौर पर या विचार के स्तर पर करते हो, ऐसा बहुत अपवाद होगा। ज्यादातर जगहों पर ये काम वही करते हैं जो पहले से समर्थ हैं और चीजों में जिनका कब्जा है। तो ये सब चीजें कुल मिला जुला के किसी भी प्रतिरोध के, आंदोलन के या पार्टियों के या विपक्ष के विरुद्ध जाती है। तो अभी इनमें कोई बहुत हमें ऐसे संकेत नहीं मिले हैं जिससे हम कोई बहुत बड़ी घोषणा कर दें कि ये होने वाला है या वो होने वाला है। इसलिए हमें, जैसा मैं कह रहा हूं, कि अभी हमें चीजों पर अब आने वाले दिनों में, अब तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो 15 दिन 20 दिन है, इनमें हमें ये देखना होगा कि ये लोग करते क्या है, और ये कुछ करते भी हैं कि नहीं करते। क्योंकि ये आने वाले दिन अगर ये नहीं कुछ करेंगे, तो फिर जो भी टेम्पो बना है,
वो कायम रहेगा कि नहीं, चुनाव होते होते तक उसमें दिक्कत आ सकती है। शीतलप्रीत सिंह, आपने बिहार के अपने 3-4 दिनों के इस दौरे में जो कुछ समझा है, देखा है, आपने बहुत ही प्रामाणिक तस्वीर पेश की है। हम समय-समय पर आपसे बातचीत करते रहेंगे और मुझे जो लगता है, अगर आपकी पूरी बातचीत को मैं निचोड़ कर पेश करूँ अपने दर्शकों, श्रोताओं के समक्ष, तो राहुल गांधी ने इस यात्रा से माहौल बदल दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीतिक रूप से महागठबंधन आगे बढ़ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चुनाव की जीत-हार का फैसला सिर्फ इस माहौल बदलने से संभव नहीं है। इसके बाद देखना यह है कि 2 फ्रंट हैं, 2 बड़ी चुनौतियां हैं आपके मुताबिक, जो मैं समझ पाया। पहली है कि चुनाव मशीनरी पर जो काबिज सरकारी तंत्र है, जो स्वयं अपर कास्ट, जिसके बारे में आपने कहा कि बहुत सारा काम उसका यूं ही हो जाता है क्योंकि बीएलओ से लेकर और तमाम बड़े अफसर, उसमें उनकी बहुतायत है। तो चुनाव मशीनरी के दुरुपयोग के की जो कोशिशें हैं, क्या ये महागठबंधन उसको रोक पाने में सक्षम होता है कि नहीं? पहली चुनौती। और दूसरी चुनौती दर्शकों श्रोताओं के समक्ष मैं जो रखना चाहूंगा, जो आप ही को सुनकर जो मेरे दिमाग में बात आ रही है, कि क्या ईबीसी, जो बिहार का सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है इलेक्शन जीतने और हारने का, एक्सट्रीम बैकवर्ड कम्युनिटी, क्या उसमें महागठबंधन मेजर स्प्लिट करा पाता है एनडीए से या नहीं? ये दो मैं समझता हूं कि बड़े यक्ष प्रश्न हैं, बड़ी चुनौतियां हैं, और पूरा का पूरा चुनाव का जो फैसला होगा इन्हीं दो पर होगा। तो आज इतना ही दोस्तों। आपको कैसी लगी हम लोगों की बातचीत जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को आप देखते हैं सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों से भी कहें कि सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।